लास्ट क्लास में हम लोग ब्रेकिंग बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आपको तैयार कर लेना चाहिए, उम्मीद करते हैं आपने इसे तैयार कर लिया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक विशेषता हम आपको बता दें कि हर टॉपिक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर पुराना बात तैयार ना हो और नया फिर आप समझने का कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोगों का वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके पास आते जा रहा है, उसको ठीक से आप कंट्रोल करते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे। इससे क्योंकि इन्हीं सब बातों का उपयोग आगे होने वाला है और वहां जब आप बोलेंगे कि मुझे नहीं समझ में आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो भी बताया जा रहा है सारे को एकदम अच्छी तरह से आपको तैयार करते जाना है। तो आज दूसरा पार्ट हम लोग तैयार करने वाले हैं। आज हम लोग रिएजेंट के बारे में जानेंगे। क्या होता है रिएजेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लीजिए, टॉपिक का नाम दिया गया रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रिएजेंट क्या होता है? तो चलिए एक आपको इक्वेशन दिखाते हैं। यहां लिखा गया सबस्ट्रैक्ट, लीजिए सबस्ट्रैक्ट लिखा गया प्लस रिएजेंट दिया गया, रिएजेंट और एरो दिया गया, प्रोडक्ट लिख दिया गया। ऐसा ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे ये तो केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन हम लोग क्लास 7 से देखते आए हैं। और जब केमिकल रिएक्शन क्लास 7 से देखते आ रहे हैं तो वहां हम लोग ये सुनते आए हैं कि एरो के इधर यानी एलएचएस साइड में रिएक्टेंट होता है और इधर प्रोडक्ट होता है। तो फिर आप कहेंगे आरएचएस में प्रोडक्ट तो है जो बचपन में सुने थे, यहां पर भी है, लेकिन इधर बात बदल चुका है। सबस्ट्रैक्ट और रिएजेंट आखिर क्या होता है? क्या होता है सबस्ट्रैक्ट और रिएजेंट? अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस रिएजेंट को अटैकिंग रिएजेंट भी हम लोग कहते हैं, इसे जस्ट अटैकिंग रिएजेंट भी कहेंगे। क्या इसका मतलब है? चलिए अभी आपको बता दें। यहां पर एक रिएक्शन पर गौर कीजिए, दिया गया CH3Cl। इसका रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH के साथ करवाते हैं, एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। आप कहेंगे यहां तो इसे हम लोग बचपन में बोले थे रिएक्टेंट, इसे भी रिएक्टेंट बोले थे, बचपन में तो ऐसा ही हम लोगों ने कहा था। तो फिर सबस्ट्रैक्ट और रिएजेंट का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनिए। ये एक्वस KOH को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो इस तरह से आयनों में टूट जाता है, K+ और OH- ये टूट जाता है। और अब क्या होगा? CH3 बॉन्ड Cl दिया गया। लीजिए, ये जो OH- है यहां पर आता है अटैक करने के लिए, यहां पर अटैक करने के लिए आता है। आप कहेंगे यहां क्यों आएगा? देख लीजिए, कार्बन और Cl के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है और ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन को हल्का सा ये अपनी ओर खींच लेगा, माइनस डेल्टा होगा और यहां प्लस डेल्टा होगा। नेगेटिव चार्ज कहां जाता है? बोलिए, पॉजिटिव चार्ज के पास जाता है। और जब नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो इसीलिए हमने कहा कि ये इसके ऊपर आता है अटैक करने के लिए। बस इसी OH- को आप अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं और इसी को सबस्ट्रैक्ट कहते हैं या इसको रिएक्टेंट भी कहा जाता है। तो ये था रिएजेंट और सबस्ट्रैक्ट का मतलब। तो फाइनली सबस्ट्रैक्ट का दूसरा नाम रिएक्टेंट भी होता है, लेकिन ये रहा आपका रिएजेंट। तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे? वैसा केमिकल स्पीशीज जो सबस्ट्रैक्ट पर अटैक करता हो, बस उसी को रिएजेंट कहते हैं, वही कहलाता है रिएजेंट। केमिकल स्पीशीज which attacks on substract is known as reagent, उसी को just reagent के नाम से पुकारा जाएगा, वही कहलाता है reagent। फिर आप कहेंगे अच्छा सबस्ट्रैक्ट का स्पेलिंग, ये सबस्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे वैसा रिएक्टेंट या वैसा केमिकल स्पीशीज जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, वैसा केमिकल स्पीशीज जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, बस उसी को सबस्ट्रैक्ट कहा जाता है, वही कहलाता है सबस्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। लीजिए, टॉपिक का नाम दिया गया टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होगा ये अब हम लोगों को सीखना है। तो लीजिए, इसका पहला टाइप होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल
पहला टाइप आपके सामने आने वाला है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख, यहां पर दो शब्द है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, लवर, प्यार करने वाला। तो फिर शब्दों का मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है, प्यार करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहने वाले हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखने वाला है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी कौन रखेगा, लगाव कौन रखेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्लियरली जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने वाला है वही इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। देखिए, शब्दों का मतलब हम आपको बता रहे हैं, शब्दों से इसका मीनिंग हम निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन के लिए आया है, फाइल का मतलब लविंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग को आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ एफिनिटी कौन रखेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहने वाले हैं। तो यस, ऐसा ही होता है। चलिए आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिखा देते हैं। ये रहा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल H+, ये रहा Cl+, ये रहा NO2+, ये सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसीलिए आप इसको बड़ी आराम से इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ये थोड़ा गौर कीजिए। देखिए H+, मालूम आपको H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 0, कोई इलेक्ट्रॉन है। H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। और आपको मालूम H+ को अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, डुएट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो लेगा कि नॉन रिमूव करेगा? ले लेगा, इजिली एक्सेप्ट करेगा। तो आपने देखा H+ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। Cl+, Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 7। Cl के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl+ के पास कितना हो जाएगा? 6। हेड पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका। तो Cl+, बहुत सारा बच्चा मुझसे ये पूछता है कि सर Cl+ तो कभी जीवन में सुनवे नहीं किए थे, Cl-, 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 ये तो सुने, ये अचानक Cl+ कैसे पैदा हो गया? ऐसा तो मत बोलिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि Cl+ कैसे फायदा लेता है। एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में ही तो Cl+ प्रोड्यूस हुआ था, याद आ रहा होगा, देखा आपने कैसे अगला टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से इंटर रिलेटेड होता है। अगर वो ठीक ना रखेंगे तो फिर आप पढ़ाते रहिएगा कि अरे Cl+ कहां से आ गया, Cl+ कहां से आ गया, ये तो कभी सुनवे नहीं किए थे। तो इसका जवाब हम पहले आपको दे चुके हैं। तो आइए फिर से बात करते हैं। Cl+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसका मतलब है ये भी, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो वो लेगा। इसी तरह NO2+ लेगा। इसी तरह लीजिए CH3+, इसमें कार्बन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और इस तरह आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनका क्या विशेषता होता है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे? वैसा केमिकल स्पेसीज। अब केमिकल स्पेसीज का मतलब क्या होता है? केमिकल स्पेसीज का मतलब होता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी। केमिकल स्पेसीज का मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो वैसा केमिकल स्पेसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, बस उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। द केमिकल स्पेसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। उसी को जस्ट हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के नाम से पुकारेंगे। फिर आपने सुना कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या? क्या इलेक्ट्रोफाइल जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ चिपक जाएगा? ना ना ना, यहां चिपकने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या सेंस है इलेक्ट्रॉन लविंग कहे जाने का मतलब क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रोफाइल कहे जाने का मतलब ये होगा कि आपका इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के उस पार्ट पर जाकर अटैक करेगा जहां नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी हाई होता है। जैसे यहां देखिए, ये रहा HCl,
यहां माइनस डेल्टा चार्ज और यहां प्लस डेल्टा चार्ज। बोलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी हाई है, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यहां नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी हाई है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, वो कहां जाएगा? नेगेटिव चार्ज के पास। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के उस पार्ट पर जाकर अटैक करता है, उस पार्ट पर जाकर आक्रमण करता है जहां नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी हाई होता है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहां आएगा, ना कि यहां। वैसे भी ऑब्वियस है, क्लियर है कि भाई जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज वाले पार्ट पर ही तो उसे जाना चाहिए। इसके बाद एग्जाम्पल में आपने सुना कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे H+, Cl+, NO2+, CH3+, इन सभी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, वो भी होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहां देखिए AlCl3, लास्ट क्लास में आपको हम बताए थे कैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, बता चुके हैं आपको। मालूम आपको एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में बोलिए फिलहाल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो लेगा कि नानो पर करेगा? ले लेगा। तो देखा आपने ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है AlCl3 या बोरॉन क्लोराइड लीजिए BCl3, ये ले सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए बड़ी आराम से इनको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। बड़ी आसानी से इसको इलेक्ट्रोफाइल के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इसमें कुछ खास बात भी हमको ख्याल रखना चाहिए। चलिए कुछ खास बात को अब हम नोट में लिखने वाले हैं। वो खास बात क्या है जानिए। Na+, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Na+, लीजिए यहां दिया गया Na+, क्या हम लोग इसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? लीजिए नोट का पहला नंबर पॉइंट, Na+ को क्या हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Na+ को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? Na+, इसे इलेक्ट्रोफाइल हम लोग नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। लेकिन याद रहे इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम तो करता है, लेकिन इसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते। तो बात को ध्यान से समझ लीजिए, कंफ्यूज ना करेंगे। आगे जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल वाला काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। इसलिए हम लोग कहेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं। नोट का दूसरा नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट के बारे में जानिए। दूसरा नंबर पॉइंट, यहां पर हम लोग लेने वाले हैं BCl3, यहां पर हम लोग लेने वाले हैं AlCl3, यहां पर बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और गैलियम GaCl3। लीजिए इन तीनों पर गौर कीजिए, ये तीनों। खास बात, एक और भी बात हम आपको याद करा दें कि इलेक्ट्रोफाइल चूंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसलिए इनको लेविस एसिड भी कहा जाता है। लेविस एसिड आपको याद आ रहा होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड कहते हैं, तो इनको लेविस एसिड भी कहा जाता है। अब वापस इस पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। BCl3, AlCl3, GaCl3। देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम ये सेम ग्रुप का है। इसके लास्ट ऑर्डर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स। सभी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है। और जब तीनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालने के बाद कितना मिलेगा? 6। तो ये तीनों क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तीनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो चुका है, इसलिए आप इनको लेविस एसिड कह सकते हैं और साथ ही साथ इसको इलेक्ट्रोफाइल भी आप कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जा सकता है। तो फिर हम लोग अब ये जानना चाहेंगे कि किसके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होता है, किसके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर यानी एसिडिक नेचर ज्यादा होता है।
अब इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। लीजिए, अगर हम लोग बोरॉन क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और गैलियम क्लोराइड में बात करें तो बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलिए? 6 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलिए? 6 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे कि सभी के पास इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता तो एक समान होगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो फिर कैसे बताएंगे कि किसके पास एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, कौन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा रखेगा? ये कैसे बता पाएंगे? क्योंकि एसिडिक नेचर उसके पास ज्यादा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी ज्यादा होने वाला है, और जिसके पास कम कमी होगा वो कम लेने का क्षमता रखेगा और एसिडिक नेचर कम होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी कम होगा। तो चलिए थोड़ा और इस यहां पर एनालिसिस कीजिए। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम में बोलिए किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम में किसके पास ज्यादा होने वाला है? बोरॉन के पास ज्यादा होगा, एल्युमिनियम के पास कम होगा। बोरॉन के पास ज्यादा और एल्युमिनियम के पास कम होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो फिर यहां पर बोरॉन और Cl के बीच में देखिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो चुका है। एल्युमिनियम और Cl के बीच भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो चुका है। तो ऐसे शेयर इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा कस करके खींचेगा? कहां पर ज्यादा कस करके खींचा जाएगा? Cl के द्वारा खींचा जाएगा या एल्युमिनियम के द्वारा खींचा जाएगा? किसके द्वारा कसकर खींचा जाएगा? तो भाई Cl तो सभी में सेम है। यहां पर बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे कम होने वाला है। यहां पर जब सबसे कम होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा, और यहां पर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है बोरॉन का इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर ये बड़े मुश्किल से खींच पाएगा, जिसके कारण यहां पर नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज और नेग्लिजिबल नेगेटिव चार्ज होगा। सोचिए, नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज और नेग्लिजिबल नेगेटिव चार्ज होने वाला है, जबकि यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग आगे का बात करें। सोचिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहां पर बहुत ही कम, इतना आपको बताया गया। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए? बताइए, किसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता सबसे ज्यादा होना चाहिए? आप कहेंगे इसके पास, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है और यहां पर सबसे कम, इसलिए इनके पास ज्यादा होना चाहिए और इनके पास कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपके बात को हम मान लेते हैं। अब एक पॉइंट और भी देख लीजिए, यहां दिया गया BF3 BCl3। दूसरा एग्जाम्पल पर भी हम लोग गौर करते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा BCl3। उसके बाद दिया गया BI3, इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए, यहां पर भी हम लोग गौर करते हैं। तो फिर आप कहेंगे इस हिसाब से अगर बात करें हम लोग, तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि F जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा नेगेटिव। यहां पर थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज होगा। और यहां आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू तो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो थोड़ा ही खींच पाएगा। आप कहेंगे यहां तो पॉजिटिव चार्ज और भी कम होगा, नेगेटिव चार्ज और भी कम होगा। ध्यान दीजिए, BF3 BCl3 BI3 पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आपको मालूम, उससे थोड़ा कम Cl, उससे और भी कम I होता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, यहां पर थोड़ा कम और यहां पर और भी कम होने वाला है। तो फिर बताइए किसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता सबसे ज्यादा होगा? आप कहेंगे जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहीं ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए। तो फिर ये आसानी से लेगा, ये मुश्किल से, और ये बहुत ही मुश्किल से। ऐसा आपको लग रहा है?
आप कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा है, बहुत कसकर F खींचता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा है, तब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, यानी इसके पास एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए और इसके पास सबसे कम होना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा, सोच, हो जाता है उल्टा, इसके पास एसिडिक नेचर होता है सबसे कम और इसके पास सबसे ज्यादा। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? लीजिए, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ऐसा लिख दिया गया। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? तो जानिए, देखिए इसमें होता क्या है। बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसमें 2p आपको देखने को मिलेगा, और F में F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो उसमें भी 2p आता है। F के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, मालूम आपको, F के पास 7 इलेक्ट्रॉन एक शेयरिंग में डाला तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जो कहां पाया जाता है? 2p ऑर्बिटल में पाया जाता है। बोरॉन के पास भी एम्प्टी 2p ऑर्बिटल होता है। अब देखिए यहां होता क्या है कि इसका 2p ऑर्बिटल, F का 2p ऑर्बिटल बोरॉन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, ऐसे ओवरलैप कर जाता है। इसका 2p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है और बोरॉन का जो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल होता है, दोनों ओवरलैप कर जाता है, जिसको हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इसी को बैक डोनेशन कहते हैं, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इसको p पाई बॉन्डिंग भी कहा जाता है। सोचिए, बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन, p पाई बॉन्डिंग कहा जाता है। और इस तरह से जब ओवरलैपिंग हो जाता है तो इनके पास जो आपको लग रहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से थोड़ा कम है, ऐसा नहीं, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मिनिमम हो जाता है। और जब मिनिमम हो जाएगा, ऐसे बैक डोनेशन के कारण, बैक बॉन्डिंग के कारण जब मिनिमम हो जाएगा तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा? नहीं लेगा, और इस तरह इसका एसिडिक नेचर सबसे कम हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन, इनका 2p ऑर्बिटल और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो 3p ऑर्बिटल में होता है, यहां पर 4p ऑर्बिटल में होता है। 2p ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल क्या सिमेट्रिकल है? नहीं है, जिसके कारण यहां पर ओवरलैपिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है। 2p और 4p ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है बहुत ही डिफिकल्ट, 4p नहीं बल्कि 5p हो जाएगा, Br में 4p में होगा। यहां 5p में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो इसके साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा। कहां 2p बहुत छोटा ऑर्बिटल, कहां 5p बड़ा, सिमेट्रिकल नहीं, इसके कारण यहां पर ओवरलैपिंग डिफिकल्ट होगा। इसी कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मैक्सिमम देखने को मिलेगा, जिसके बाद ये बहुत आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और इस तरह इसके पास एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा और यहां पर सबसे कम हो जाएगा। तो ये था बैक बॉन्डिंग वाला मामला। तो इस तरह का पूछा जा सकता है आपसे कि किसके पास एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, कम होगा, या किसके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा, कम होगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक खत्म हो चुका, पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद अब दूसरा टाइप, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाने। अटैकिंग रिएजेंट का दूसरा टाइप होता है न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में सीखने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो जस्ट अपोजिट होने वाला है, करीब करीब अपोजिट ही हो जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, इसके बारे में हम लोग जाने। लीजिए, सेकेंड टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। दिया गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए, शब्दों का एक्सप्लेनेशन हम आपको दे दें। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग होता है। तो भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। लीजिए, यहां पर लिख दिया गया साफ साफ न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस से लगाव रखने वाला, न्यूक्लियस से प्रेम करने वाले को ही आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो फिर न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? बोलिए, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज से लगाव रखने वाला कौन होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल।
जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ लगा रखने वाला है। तो फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे लीजिए Cl माइनस, जैसे O-2, जैसे N-3 एटसेट्रा। इसके अलावा जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं सारा का सारा, ऑल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो फिर इनका विशेषता क्या है ये थोड़ा जानिए। देखिए Cl माइनस का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। Cl के लास्ट ऑर्डर में 7 इलेक्ट्रॉन, एक घुस गया, -1 हो गया हेड पर, तो फिर एक पूरा हो चुका है। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्डर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, याद होगा आप सभी को। इसके ऊपर -2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है? 8 सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। और ये बड़ी आराम से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं। याद आ रहा होगा, इसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो जब ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है तो बस ऐसे केमिकल स्पेसीज को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो फाइनली न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या होगा? द केमिकल स्पेसीज, इसका मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। द केमिकल स्पेसीज which can donate a pair of electrons is known as nucleophile। वैसा केमिकल स्पेसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, बस उसी को न्यूक्लियोफाइल के नाम से पुकारा जाएगा, वही कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो फिर Cl माइनस, O-2, N-3, इसका मतलब है all negatively charged particles can donate a pair of electrons, so they are known as nucleophile। वैसे न्यूक्लियोफाइल का मतलब हम आपको बताएं न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग जब कहा गया तो इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल जाकर न्यूक्लियस के साथ चिपक जाएगा? ना, चिपकना तो दूर, उसको देखना भी संभव नहीं। यहाँ एक सेंस है। सेंस क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के उस पार्ट पर अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी हाई होता है। जैसे यहां देखिए H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Cl, यहां माइनस डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा दिया गया, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा दिया गया। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर आएगा अटैक करने के लिए। आना भी चाहिए, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है पॉजिटिव के पास ही हो जाता है, ऐसा तो बचपन से आप सुनते आए हैं। तो फाइनली न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, दैट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल वेयर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी इज हाई। न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका हो सकता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी, जिनके मेन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। जैसे यहां देखिए NH3 दिया गया, NH3, यहां लीजिए नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। फिर लीजिए H2O, यहां ऑक्सीजन के पास लीजिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसलिए ये भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि ये सभी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो फाइनली आपने क्या सीखा? न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और साथ ही साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होता है, जिसमें मेन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। एग्जांपल आपके सामने। फिर आपने सुना है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दान करता है, उसी को लेविस बेस कहा जाता है। तो फिर सारा का सारा न्यूक्लियोफाइल को आप लेविस बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बात को जानिए। एक छोटा सा नोट में बात और भी हम आपको बता दें। लीजिए यहां दिया गया NH3, फिर यहां दिया गया PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3। ये सारा का सारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किसके पास बेसिक नेचर ज्यादा है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। बेसिक नेचर किसके पास ज्यादा है? तो देखिए ये ग्रुप का मामला है, और जब ग्रुप का मामला है तो फिर यहां पर कुछ खास रूल के अनुसार हम लोग बेसिक नेचर का प्रिडिक्शन करते हैं। आइए देखिए क्या है वो तरीका। NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, PH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ASH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास
दो दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है, तो कौन आसानी से देगा, कौन दान करेगा आसानी से? आप जानते हैं दान वही करता है जिसके पास ज्यादा रुपया होता है। जो खुद ही भीख मांग रहा है भला बेचारा, वो कैसे दान करेगा? तो फिर यहां पर भी वही बात है। आप कहेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वो आसानी से दान करेगा, डोनेट करेगा, लेकिन आपको दिख रहा है यहां सभी के पास दो 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 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप कहेंगे सबके पास तो बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर कौन आसानी से दान, कौन मुश्किल से दान करेगा, ये कैसे फैसला करेंगे? तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर गौर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीजिए, यहां पर नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा होता है, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, और सबसे बड़ा ये। तो चूंकि इसका साइज काफी छोटा होता है इसीलिए यहां इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हाई, थोड़ा समझिए कैसे होगा, थोड़ा फिर से समझिए। क्लासरूम में 20 स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब यहां पर एक पत्थर को ऊपर हम फेंकेंगे, स्टोन को ऊपर फेंकेंगे, तो वो वापस ज्यादा संभावना है किसी स्टूडेंट के माथा पर ही गिरेगा। और अब सारे स्टूडेंट को कहा जाता है सामने एक बड़ा मैदान है, वहां पर आप फैल जाए। 10 स्टूडेंट और भी गिरा देते हैं, बहुत विशाल मैदान है, वहां पर जब चारों तरफ स्टूडेंट फैल जाएगा, वहां हम स्टोन को, पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो ज्यादा संभावना है कि वहां पर किसी के माथा पर नहीं गिरेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? आप कहेंगे यहां स्टूडेंट का डेंसिटी हाई है, वहां पर डेंसिटी कम है। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। क्यों? ऑब्वियस रीजन है भाई, यहां पर कम स्थान में स्टूडेंट 20 बैठा हुआ है, वहां उतना विशाल स्थान में है, तो इसीलिए यहां डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। कुछ इसी तरह का बात हम भी यहां पर कर रहे हैं। यहां नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हाई होता है, जिसके कारण ये आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जबकि ये मुश्किल से। तो इस तरह यहां बेसिक नेचर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। लीजिए लिख दिया गया बेसिक नेचर डिक्रीज, बेसिक नेचर डिक्रीज। ये एक विशेष जानकारी वाला बात हो चुका, पहला नंबर पॉइंट। फिर इसी तरह नोट का दूसरा नंबर पॉइंट पर जानिए। आपसे पूछा जाएगा कि OH माइनस और Cl माइनस में किसके पास होने वाला है न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम। OH माइनस Cl माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम किसके पास होगा, ये अब हम लोग जानना चाहते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखा गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस टर्म को समझिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके पास ज्यादा होगा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझिए, इस बात को समझिए, किसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होने वाला है, ये अब हम लोग गौर करेंगे। तो देखिए Cl माइनस कहां से प्रोड्यूस होता है? HCl से। लीजिए लिख दिया गया H प्लस Cl माइनस, ऐसे दिया गया। H2O, लीजिए इसने एक प्रोटॉन को रिलीज किया, प्रोटॉन, तो क्या बचा? OH माइनस। मालूम आपको जब किसी एसिड से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो रिमेनिंग पार्ट को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। 11th क्लास का ये टॉपिक आपको याद आना चाहिए, इसे हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ये भी आपका कॉन्जुगेट बेस से ही हो जाएगा, इसे भी कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। और याद रहे वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो मैक्सिमम बेसिक नेचर रखता है, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है। सोच, मैक्सिमम बेसिक नेचर रखेगा, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक नेचर रखेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उसका मैक्सिमम होगा। तो बताइए HCl और H2O में वीक एसिड कौन है? H2O। और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, एक प्रोटॉन निकलने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसी को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और इस कॉन्जुगेट बेस के पास बेसिक नेचर कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, यानी इसके पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर मैक्सिमम होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसके पास मैक्सिमम होने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बताने का तरीका हम आपको बता चुके हैं।
याद रहे वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसके पास मैक्सिमम बेसिक नेचर होता है और वो मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है। तो फिर बताइए Cl- और OH- में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH-। वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? Cl-। तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी का मामला। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए, कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ खास कंडीशन में बात बदल भी जाता है और वो खास कंडीशन क्या है चलिए अभी आपको दिखा दें। नेक्स्ट कंडीशन, ये सब कुछ छोटा छोटा बात है जो आगे चलकर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के समय मुझे जरूरत पड़ेगा। आज हम क्लियर कर देते हैं, आगे फिर मत पूछिएगा कि कैसे हो गया। तो लीजिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग लेते हैं एक्वस KOH। एक्वस KOH लेते हैं। एक्वस KOH का मतलब क्या होगा? लीजिए ये नोट का तीसरा नंबर पॉइंट। एक्वस KOH का मतलब क्या होने वाला है? लीजिए ये K+ और OH- में टूट जाएगा और यहां पर क्या रहने वाला है? वाटर रहने वाला है। याद रखेंगे वाटर के प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लीजिए ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वाटर के प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, जस्ट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वीक बेस होता है। एंड वीक बेस, जस्ट ये वीक बेस होने वाला है। सोचिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन वीक बेस, कमजोर बेस है। किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। अब देखिए हम लोग अल्कोहलिक KOH लेते हैं। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होगा? इसमें अल्कोहल मिला हुआ रहेगा, ये टूट जाएगा K+ और OH- में, और यहां पर क्या रहने वाला है? अल्कोहल। लीजिए अल्कोहल होने वाला है। और अब खास बात क्या है? OH- यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने वाला है और साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस, लीजिए ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। कितना कमाल का बात। OH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, OH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन वाटर के प्रेजेंस में ये वीक बेस हो जाता है, लेकिन अल्कोहल के प्रेजेंस में ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। इन बातों का उपयोग आगे हम लोग हेलो एल्केन के प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं। आगे हम आपको रिएक्शन बताने वाले हैं कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ होता है तो क्या होता है, और अल्कोहलिक KOH के साथ होगा तो क्या होगा। वहां पर इन बातों का उपयोग किया जाता है और वहां पर ऐसे विशेषताओं का उपयोग करते हुए ही हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट को बना पाते हैं। तो फिर उसी दिन का ये तैयारी है। कुछ बच्चा परेशान हो रहा होगा कि अरे इतना डेप्थ में आप क्यों बता रहे हैं, क्यों फालतू का इतना ज्यादा बता रहे हैं। फालतू में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इन सब का सामना आगे हम लोगों का होने वाला है। आगे जब रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, जब आप सभी परेशान हो जाएंगे रिएक्शन के प्रोडक्ट को देखकर, तो वहां इन सब बातों का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को आप सुन चुके हैं, इसके डिफरेंस के बारे में अब तक आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए इसका डिफरेंस आप लोग ही बता दीजिए क्या होने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस लीजिए, यहां लिखा गया इलेक्ट्रोफाइल, यहां लिखा गया न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो पहला तो आप कहेंगे कि ये भाई इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, और ये न्यूक्लियस लविंग होता है। जस्ट न्यूक्लियस लविंग, पहला डिफरेंस आ चुका। दूसरा जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, ये जस्ट पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, और इट मे बी नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट।
ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, रिच। इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से ये धनी होता है, अमीर होता है। 4 नंबर पॉइंट लीजिए, ये लेविस एसिड होता है, मालूम आपको, पहले बता चुके हैं, ये लेविस एसिड होता है और ये लेविस बेस होता है। जस्ट ये लेविस बेस हो जाता है, बस इतना डिफरेंस काफी है। तो ये था ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम लोग तीसरा एक जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका तीसरा टाइप अब हम लोग देखने वाले हैं और वो है एम्बीफॉइल। एम्बीफॉइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और तीसरा टाइप है एम्बीफॉइल। तीसरा टाइप एम्बीफॉइल क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एम्बीफॉइल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्या होता है एम्बीफॉइल, अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए दिया गया थर्ड नंबर टाइप एम्बीफॉइल, लिख देते हैं एम्बीफॉइल। क्या होगा एम्बीफॉइल, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एम्बीफॉइल के बारे में जानेंगे। देखिए H2O पर थोड़ा गौर कीजिए, ये रहा H2O, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है। यहां प्लस डेल्टा चार्ज होगा, माइनस डेल्टा, यहां पर प्लस डेल्टा लीजिए, इस तरह से दिया गया। या फिर मिथाइल साइनाइड पर गौर कीजिए, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां प्लस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा हो गया। चलिए हम लोग एसिटाल्डिहाइड पर भी गौर करें, CH3 C डबल बॉन्ड O H लीजिए, ऑक्सीजन के पास यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है, यहां प्लस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम लोग कहने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसे जस्ट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के नाम से पुकारेंगे। ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसी तरह ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफाइल। तो देखा आपने एक ऐसा केमिकल स्पेसीज जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है, जिसको आप एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं। एक ऐसा केमिकल स्पेसीज जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है, बस उसी को हम लोग एम्बीफॉइल कहते हैं। वही कहलाता है एम्बीफॉइल, जिसका इतना सारा एग्जाम्पल है। तो एम्बीफॉइल का एग्जाम्पल ये और भी हो सकता है। कहने का तरीका क्या है हम आपको बता ही चुके हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज भी दिखना चाहिए, बस वो एम्बीफॉइल हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट अटैकिंग रिएजेंट, बस इसमें इतना ही।